असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 16 मई से 16 जून तक पूरे दिल्ली में अंदर और दिल्ली के सभी सटे हुए जो क्षेत्र है, इन सब में दोनों तरफ सब जगह अफरा तफरी थी, घमासान था, अराजकता फैल गई थी, गद्दारी अपने चरम पे थी। स्थानिक जनता को पता ही नहीं चल रहा था कि भाई कौन किसके साथ है। गद्दारी की अनंत कहानियां आपने बहुत सारे लेखकों के लेख से सुनी होगी, पढ़ी भी होंगी। अब यहाँ पे जितने भी तवारीखकार हमारे तत्कालीन मुस्लिम लेखक है या आज के ये भांड JNU, DNU, जादवराव यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो मुस्लिम प्रोफेसर्स है ना, उनकी आप किताबें पढ़ो। उनमें 99.9% गद्दार कौन दिखेंगे? एक तो सनातनी हिंदू मिलेगा या सिख मिलेगा। 1857 के युद्ध के हारने का कारण भी मैंने कल ही आपको बताया था कि ये लोग आज भी मानते हैं कि इसका प्रमुख कारण हिंदू और सिख की गद्दारी थी। और मैंने कल ये भी आपको पूछा था कि भाई दारुल इस्लाम बनाने के लिए हिंदुओं की इन्हें मदद चाहिए थी, बिकॉज इनकी ये जो सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना मुसलमानों में, ये हमने 800 साल राज किया है तो हम तो विधि लिखित है कि हम तो जन्मतः शासक बनने के लिए ही धरती पे उतरे हैं, तो गुलाम तो हिंदू हो गए, तो हिंदू ने हमारी मदद करना उन पे फर्ज है। ऐसा कुछ उनकी आज भी सोच है। तो इसका नतीजा ये है कि इन सब लेखकों ने हिंदू और सिख को ही गद्दार माना है। अब यहाँ पे मैं आपको दो किस्से सुनाता हूँ। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 17वीं पैदल रेजिमेंट जो मीरत में स्थित थी। अब इस 17वीं पैदल रेजिमेंट में गोरे थे। उसमें एक गोरा था जो ब्रिटिश नहीं था। अब ब्रिटिश नहीं था, यूरोपियन था। अब ब्रिटिश नहीं था तो सीधी बात है, सोजिर था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन चालाक जरूर था। तो वो रेजिमेंट के साथ मीरत में ही रहता था। और ये भी एक अनोखी घटना है कि भाई यूरोपियन होते हुए भी उसके लिए कोई दूसरी कॉलोनी में जगह ब्रिटिशों ने नहीं दी। तो सीधी बात है, ये सामान्य कोई यूरोपियन नागरिक होगा जो ब्रिटेन में नौकरी करने आया होगा, जिस अंग्रेजों ने उसको ब्रिटेन से यहाँ इंडिया भेजा होगा। ऐसा कुछ होगा, पता नहीं। लेकिन इसकी कीमत अंग्रेजों को नहीं थी, इतना सीधी बात है, क्योंकि इसको रहने की जो जगह थी ये मीरत के वो रेजिमेंट के बराकी में ही दे दी थी। अब जैसे वो रविवार का कांड हुआ, हमारे राष्ट्रवीर मीरत से दिल्ली आ गए, तो उनके साथ ये भी दिल्ली आ गया। अब सोजिर था, साथ में सभी 2000 के आसपास सब हम जानते हैं कि राष्ट्रवीर थे, तो उनमें बहुत सारे मोमिन भी थे। तो किसी मोमिन ने उसको या फिर कई मुल्ले ने भी दी होगी, लेकिन इसको हमारे सैनिक जो मोमिन सैनिक थे उन्होंने दीन की दावत दे डाली। अब ये महाशय भी वो दावत को इन्होंने कबूल किया और ये बन गए मोमिन।
नाम रखा गया अब्दुल्ला बेग। अब ये अब्दुल्ला बेग ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसलिए है कि दरबार में जब दरबार में ये पहुंचा बहादुर शाह के, तो अपनी भाषा और अपने व्यक्तित्व से इन्हें सभी जितने भी दरबारी थे इन लोगों को उसने प्रभावित कर दिया, प्रभावित किया। बुढ़ा भी प्रभावित हो गया, तो बुढ़ा बहादुर ने इसे उसकी जो सलाहकार टीम थी ना उसके अंदर जगह दे दी। और जैसे मैंने कहा ना, ये शायद दीन कबूल करने की बख्शिशी थी। आज भी आपको पता होगा कि जो भी हिंदू क्रिश्चियन जो भी है वो धर्मांतरित होके अगर मुसलमान हो जाता है तो मुसलमान के समाज के हर तबके से उसको भर भर के बख्शिशी दी जाती है, अपनी औकात के हिसाब से बख्शिशी इसको दी जाती है। अब ये हमारा जो नया नवेला अब्दुल्ला बेग जो बना था ना, अब इसके कहने पे बादशाह ने वहां पे परवाना देना भी आरंभ कर लिया था। अब उसकी जो कहानी है वो तो मैं बहुत बड़ी कहानी है, परवाना देने से क्या हो गया बाद में बताऊंगा, विषय पे आते। 25 मई को हमारे इस मुगल खानदान का शहजादा मिर्जा अबू बकर, अब इसने नेतृत्व संभाल लिया किसका, हमारे स्वतंत्र वीरों का। अब उसके नेतृत्व में ये लोग हिंडन नदी के किनारे जहां अंग्रेज आए थे वहां पे इन्होंने हमला कर दिया। अब जैसे सुबह इन्होंने घोषणा की हमले की, तब उसी वक्त ये हमारा कमांडर इन चीफ था ना, ये नालायक, ये जहां हिंडन नदी के किनारे ये लोग पहुंचे थे वहां एक ब्रिज था, वो ब्रिज के बगल में एक बड़ी सी कोठी थी। तो ये हमारा शहजादा उस कोठी के छत पे युद्ध की निगरानी रख रहा था। अरे बाप रे, अच्छा चल रखो, चिल्ला रहा था, ये हो रहा था न, वो युवा था तो चिल्ला चाटी उसने चालू कर दी थी। अब यहां से पहले चालू हो गई आर्टिलरी गोलाबारी। तो गोलाबारी वो ऐसे रैंडम नहीं शुरू हुई, एक गोला यहां से निकलता था, फिर ब्रिटिशों का दूसरा गोला वहां से यहां आता था, ऐसे चेस की तरह ये चल रहा था। अब जैसे गोलाबारी ये इस तरह की गोलाबारी शुरू हुई, हमारे इस नालायक कमांडिंग चीफ सेनापति को समझ में नहीं पाया कि भाई अब युद्ध तो मैंने चालू किया है, लेकिन इस युद्ध का आगे आयोजन मैं करूं तो क्या करूं और कैसे करूं। अब इसमें 1-1.5 घंटा निकल गया। इतने में वो जो कोठी में खड़ा था ना, कोठी के छत पे, उसके बगल में उसने 3 तोपें तैनात कर दी अपने रक्षा के लिए। अब वो 3 तोपों के वो जो एरिया था उस पे अंग्रेजों का एक गोला गिर गया, धड़ाम, सारे गोलंदाज मारे गए। वैसे जाते जाते मित्र बता दूं कि ये गोलंदाज, ये जो शब्द है ना, ये पहले नहीं था। तोप का गोला चलाने वाला, बत्ती लगाने वाले को नाम ही नहीं था प्राकृत भाषा में। ये नाम देने का काम हमारे परम पूज्य स्वतंत्र वीर सावरकर है। इन्होंने पहली बार इसको गोलंदाज ये शब्द का उपयोग किया, तो हम भी इन्हें गोलंदाज ही कहेंगे। तो तोपें थी, तोपों के गोलंदाज थे, ये सब अब मारे गए। अब जिंदगी में पहली बार मित्रों मौत का खौफ इसकी पूरे आंखों में दिख गया था। उसको पहली बार अनुभूति हुई कि मरना क्या होता है, क्योंकि भाई वो शहजादा था, अय्याश मुगल वंशज था, तो उसको कहाँ पता था कि भाई युद्ध क्या होता है, युद्ध में बलिदान क्या होता है। हा? उसको तो कुछ पता ही नहीं था। ये हमारे सेनापति भाई साहब वहां से नीचे उतरे और तुरंत भाग के यहाँ वहां कहीं नहीं रुके, डायरेक्ट पहुंचे दिल्ली लाल किले पहुंचे। सभी 7 के 7 दिल्ली के गेट तुरंत बंद कर दिए, क्योंकि इनको
डर था कि कहीं ब्रिटिश हमारे पीछे ना लग जाए। सीधी बात है, जब हमारा सेनापति ऐसे भाग के लाल किला पहुंचा तो उसके साथ जितने भी सैनिक थे वो भी सब तितर बितर होके वो भी भागने लगे थे, भाग गए थे ऑलरेडी। तो 25 का दिन बड़ा शर्मसार दिन था हमारे राष्ट्रवीरों के लिए, क्योंकि वो युद्ध में हार के भाग के वहां से निकल के दिल्ली पहुंचे थे। अंग्रेज बड़े शातिर और होशियार थे। इन्होंने 25 तारीख को राष्ट्रवीरों को हराया तो था हिंडन नदी के किनारे, लेकिन वो इनके पीछे दौड़े नहीं। उन्होंने आराम से 26 मई को हिंडन नदी पार की। हमारे जहां ये राष्ट्रवीरों ने अपना मोर्चा लिया था ना इनसे लड़ने के लिए, वहां पहुंचे। वहां उन्होंने देखा तो राष्ट्रवीरों की बहुत सारी जो बंदूकें थी वो वहां पे पड़ी हुई थी। वो अंग्रेजों ने फिर से एक बार अपने कब्जे में कर ली और अंग्रेज हिंडन नदी पार करके वहीं बैठ गए। अब इस 3-4 दिन में अंदर क्या हुआ, अंदर हमारे बुड्ढे बहादुर ने 1 लाख रुपए की गन पाउडर की ऑर्डर ऑलरेडी उसने दे दी थी। वो तैयार हो रही थी और आना उसका प्रारंभ हुआ था। ये तो हो गया दिल्ली का हाल। ये 4-5 दिन में पंजाब में क्या हो रहा था। पंजाब में तो तैयारी मैंने आपको बता ही दी है कि वहाँ पे जॉन लॉरेंस था, निकलसन था, एनसन जैसे प्रबुद्ध शासकीय अधिकारी और जिनको युद्ध का अनुभव है, ऐसे सेनापति और कर्नल और लेफ्टिनेंट भी वहां पे सब अपनी तैयारी में जुट गए थे। अब यहां रुकते हैं। अब दूसरी एक स्टोरी सुनाता हूं। बादशाह से मिलने के लिए एक बंदा पहुंचा, नाम है अहमद खान। ये अहमद खान 4थी कैवलरी का रिसालदार था। अब जैसे तैसे ये बुड्ढे बहादुर के दरबार में पहुंचने में कामयाब हुआ, बहादुर से मिला, अपनी वफादारी बादशाह के सामने पेश की और बादशाह को आश्वासन दिया कि वक्त आने पर पूरी पलटन के साथ में राष्ट्रवीरों का साथ निश्चित दूंगा। इसके बाद फिर 3 दिन दिल्ली में इसने ऐश की और वापस अपनी यूनिट में लौट गया। 9 जून को अंग्रेज अलीपुर पहुंच गए। अभी वही अलीपुर है जहां ऑलरेडी सीज ट्रेन का बंदोबस्त एनसन ने कर रखा था, जो नाभा के राजा ने अंबाला से अलीपुर पहुंचाया था। मैंने बताया था आपको लास्ट एपिसोड में। अब ये हमारे क्या कहते हैं, इम्पेशेंट हमारे जो राष्ट्रवीर थे, क्योंकि इनका एक नया सरदार अब नया सेनापति बनाया गया था, मिर्जा खिज्र सुल्तान के नेतृत्व में हमारी ये इम्पेशेंट नई नवेली जो स्थानिक नागरिक थे उनको इन्होंने सैनिक बना के भेजा था। वो अलीपुर पहुंच गए। मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि अलीपुर के इस घमासान में हमारी बाईं बाजू तो थी, लेफ्ट साइड थी, ये बहुत मजबूत इन्होंने कर दी थी तोपों के साथ, लेकिन दाईं साइड थोड़ी कमजोर पड़ गई, तो वहां दाईं साइड में अंग्रेज अंदर घुस गए। ये मैंने पहले बताया था। वास्तव में हुआ ये था उस वक्त कि दाईं साइड से बंगाली पलटन हमारे पास डायरेक्ट दौड़ते दौड़ते आ रही थी। अब हमारे यहाँ पे हमारा बददिमाग ये सेनापति जो था ना, इसको ऐसे लगा कि भाई ये अहमद खान की 4थी कैवलरी पलटन है, तो इसने उसको नजदीक आने दिया और दिन दिन चिल्लाने लगा। अब कपड़े भी 4थी कैवलरी के समान कपड़े थे, तो इस मूर्ख को से लगा कि ये भाई हमारे अहमद खान की है। जैसे दिन दिन ये लोग चिल्लाने लगे, सामने थी बंगाली पलटन नजदीक आई और धड़ाधड़ इन पे गोलियां बरसाने लगी। भगदड़ मचनी तो स्वाभाविक थी। अब इसमें भी भाग दौड़ में सबसे पहला नंबर किसका आया था? सबको मालूम है,
हमारे कमांडर इन चीफ खिज्र सुल्तान का। इस अचानक हमले में राष्ट्रवीरों में जो भगदड़ मच गई है, उससे इनकी बाजू कमजोर होके ये वहां पे हार गए। असली कारण ये था। इस वक्त खिज्र सुल्तान भाग के क्या गया था मालूम है आपको? ये भाग के गया था हरम में। ये हरम में जाके छुप गया था। वहां पे प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा है कि भगदड़ मच गई, शाम हो गई तो थोड़े से दोनों बाजू ठंडे हो गए, तो हमारे जितने भी बचे हुए सैनिक थे वो 7 से 12 के गुट में एक सर्कल करके बैठे हुए थे। अब सेनापति कहीं दिख तो नहीं रहता, वो तो हरम में अपनी लौंडियों के साथ सोया हुआ था। यहाँ पे ये युद्ध भूमि में हमारे सैनिक बैठे थे। अब ये गुट गुट में जो सैनिक बैठे थे, ये बाद में रात को उठ गए और एक साथ बात करने लगे। अब प्रत्यक्षदर्शी ने उसमें लिखा है कि मुझे कुछ ज़्यादा अकलन नहीं हुआ जो वो बात कर रहे थे। अब कुछ योजना वगैरह बना रहे होंगे, पता नहीं, लेकिन वो युद्ध भूमि से हटे नहीं थे। इन हमारे जो आधे अधूरे सैनिक थे ना, इन्होंने ही ना भूतो ना भविष्यति मित्रों कमाल किया। पता नहीं, एक जबरदस्त चेतना के साथ वो में खड़े हो गए। उठते ही पता नहीं, मानो उनके हाथ में 100 हाथियों का बल आ गया। पता नहीं ये उनमें क्या बात हो गई, क्या योजना हो गई, और जिससे उनमें चेतना जग गई। अब ये निश्चित है कि ये चेतना देने वाली उनकी हमारी सबकी भारत माता ही होगी, निश्चित है ये। क्योंकि भारत माता का कर्ज उतारने के लिए वो भी आतुर होंगे उसके लाल। स्वातंत्र की आस लगाए सब खड़े हो गए। अंग्रेजी को शुरुआती में ये तो खेल लगने लगा था, तो समय के साथ उनको भी पता चला कि भाई ये तो भयंकर लड़ाई फिर से एक बार शुरू हो गई है। सेनापति तो हमने भगा दिया है, लेकिन फिर एक बार ये उठ खड़े हो गए और ये हम पर अभी भारी भी पड़ रहे हैं। गोरों की मित्रों 22 तोप थी, 22 तोपें, उनके गोलंदाज और उनको मदद करने वाले 22 अंग्रेजी सोजिर, इन सबको हमारे इन बचे हुए राष्ट्रवीरों ने मौत के घाट उस दिन उतारा। ये 22 तोपें सभी अंग्रेजों की है ना, ये पूरी ठंडी पड़ गई थी दूसरे दिन। अब ये देख के हमारे वीरों की जो तोपें आग बरसने लगी है, उससे तो अंग्रेज और डर गया। ये देख के अंग्रेज ने अपनी पलटन को दौड़ के हल्ला करने का हुक्म दे दिया। क्योंकि मैंने अभी जो आपको बताया ना, बंगाली आर्मी भी उनके साथ थी, बंगाली पलटन। अब अंग्रेजी पलटन हमारे वीरों के तोपों के पास जब पहुंची, तो हमारी तोपें 1 इंच भी वहां से पीछे तब तक नहीं हटी थी। आमने सामने की ये एकदम आमने सामने की लड़ाई के लिए हमारे स्वतंत्र वीर तैयार थे। अब उनका जज्बा आप देखो, इसे कहते हैं जज्बा कि एक तो इन्होंने तोपें ना पीछे ली ना अपने पांव पीछे ले। अंग्रेजी पलटन हमारे वीरों के तोपों के पास आके उनके छाती पे अपनी बायोनेट आर पार करने लगी। जब ये हो गया, तब भी हमारे ये बचे हुए जो सैनिक थे ना, राष्ट्रवीर, पीछे नहीं हटे थे, अपनी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी थी। और ये मित्रों प्रशंसनीय है, अनुकरणीय भी है। और वही हुआ 1962 में। अभी याद आया शैतान सिंह जी की पोस्ट याद है ना? वो तो क्या कहूं उनके बारे में, अब आंख में पानी आ गया मुझे। महान हमारे शैतान सिंह जी।
अरे शैतान सिंह जी क्या, वो सभी हुतात्मे जिनको बाद में हमारी आर्मी ने, उनके जब शव निकालने के लिए हमारी आर्मी गई तो अद्भुत अद्भुत दृश्य था मित्रों। सबकी उंगलियां बंदूक पे थी, सबकी उंगलियां थी। हर एक वीर अपने जगह पे पोस्ट से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा था और वहीं वीरगति प्राप्त हो गया। हाँ, वहीं उसी हालत में उसने बलिदान दे दिया, पीछे नहीं हटा। ये है हमारे शैतान सिंह जैसे, ये है हमारे सनातनी सच्चे भारत माँ के सपूत। और ये है, पता नहीं कौन सा खून है साला, हाँ, मुगल, तुर्क, पता नहीं कहाँ, मंगोलिया, कहाँ कहाँ का मिक्स खून है ये सेनापति। हाँ, इस्लामी भांड नालायक सैनिकों की प्रेरणा बन के उभरने के बजाय ये हरम की लौंडियों की बाहों में जाके नंगा नाच करके सो रहा था। हाँ, हलकट युद्ध शुरू होने से मात्र कुछ मिनटों में दिल्ली में अपने महल में ये हलकट भाग गया था। और भी गाली देना चाहता हूं, नहीं मित्रों, समझने बात है। दिस इज ऑल आउट ब्लडी बैटलफील्ड। हाँ, और ये हमारा सो कॉल्ड कैप्टन बिच हैविंग अ फन विथ हिज, चलो छोड़ो। तो नहीं, अब गाली तो नहीं दे सकता, क्या करूं, लेकिन आप समझ गए कि मुझे मुझे ये नौसीखे हमारे जितने भी जज्बे वाले, चाहे मोमिन भी हो, चलो मैं तो कहता हूं, हाँ, सामान्य जनता को सैनिक बना के अपने जज्बे के साथ ये लड़ने गए थे, भाई उनको आपने सपोर्ट करना है, हाँ, या पहले दुम दबा के भागना है। इन इस्लामी दरिंदों की जो घिनौनी हरकतें हैं ना, ये इतिहास में आपको जगह जगह पे मिल जाएगी। और यही इनकी हरकतें हैं जो मुझे मजबूर करती हैं विषयांतर करने में। एक ऐसी घटना हुई, क्या हुई, हमारे वीर जगह पे ही वीर गति प्राप्त हो रहे थे। इसमें भी उनके बाईं ओर से जब अंग्रेज घुसे ना, पहली तो मैंने बताया कि पहली बंगाली पलटन आ गई, उन्होंने पूरी गोलीबारी की। उसके पीछे थे गुरखा घुड़सवार। गुरखा घुड़सवारों के आगे मात्र हमारे 8 वीर डट के खड़े हो गए। तुरंत काटे गए, लेकिन डट के खड़े होने का काम उन्होंने किया। ये भी शैतान सिंह जी के पूर्वज ही लगते होंगे मुझे। तो उनको मार के गुरखा रेजिमेंट अंदर घुस गए। बिल्कुल उनके पीछे था होप ग्रांट जैसा चालाक रणनीतिकार युद्ध सेनानी। होप ग्रांट का नाम अभी और आगे बार बार आता रहेगा। होप ग्रांट को तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ होप ग्रांट की, उसकी रणनीतियाँ, उसका शातिर दिमाग। जैसे हेनरी और जॉन लॉरेंस की में प्रशंसा हमें करनी चाहिए, वैसे होप ग्रांट की भी प्रशंसा में हैवलॉक से ज़्यादा होप ग्रांट की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। लेकिन अब होप ग्रांट इन गुरखा रेजिमेंट के पीछे था, उनके साथ वो घोड़े का तोपखाना था, छोटी छोटी तोपें नहीं होती है, वो तोपखाना था। अब दिन भर सिख, गुरखा और गोरा ये एक साथ हमारे विरुद्ध लड़ रहे थे। अब एक लगातार लड़ने से थके हारे हमारे जो ये नौसिखे सैनिक थे, वैसे अब नौसिखे सैनिक कहने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि भाई एक बार अगर तालाब में छलांग लगाई दिए तो तैरना तो आपको पड़ेगा, है ना, चाहे अनुभवी
तैराक के साथ या नौसिखे के साथ। अब ये सामने अनुभवी तैराक था, अब क्या करे। लेकिन ये हमारे राष्ट्रवीर, जितनी उनकी औकात थी उतने दम तक ये लोग लड़े, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिर दिल्ली भाग दौड़े। बर्नार्ड ने यही जीत ऑलरेडी चख ली थी। तुरंत अपने सैनिकों को आज उन्होंने ये नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। बर्नार्ड ने उसे आगे बढ़ते रहने का आदेश दिया। रात होने तक गोरों की फौज दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गई। इस पराभव से मित्रों हमारी सेना ने दिल्ली के जो आसपास का जो स्वतंत्र किया हुआ सभी प्रदेश था ना, वो अब गोरों के हाथ पड़ गया था। हमारे हाथ में क्या था? मात्र दिल्ली शहर, मात्र दिल्ली बची हुई थी। आज भी जिस सिमोर की गुरथा पलटन के गुणगान करने में वो अंग्रेज नहीं थकते ना, वो सिमोर की पलटन ने ही, मात्र उसी एक पलटन ने गोरों को इस युद्ध में जितवाया था। ये लिखित रिकॉर्ड बताता है। आप मेटकैफ से लेके चार्ल्स बॉल से लेके वो जो डैरलिम्पल को कौन है वो यार, वो लास्ट मुगल वाला डेरिन, वो बाप और बेटा, मेरे बाप ने संशोधन किया, बेटा अब उसकी किताब फिर एक बार लिख 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 पैसा कमा रहा है। हाँ, आधे अधूरे झूठ के साथ, सच के साथ। डेरलिम्पल, सब जितने भी अंग्रेजी इतिहासकार है, सबकी पुस्तकें उठा के देखो। इस सिमोर की गुरखा पलटन का वो बड़ा नाम लेते हैं, हाँ, और उनके बड़े गुणगान करते हैं। बुंदेलसराय की में जो भी युद्ध लड़ा है ना, उस युद्ध में अंग्रेजों के 4 अफसर मारे गए थे और 47 यूरोपियन गोरे सोजिर मारे गए थे। 134 जख्मी हो गए थे। ये अंग्रेजी रिकॉर्ड बताता है। अब अंग्रेजी इतिहासकारों के इन सब में एक मौत उनको आज भी चुभती है, सबको चुभती है। वो मौत है एडजुटेंट जनरल कर्नल चेस्टर की मौत। आज भी बीबीसी वाले हो, गार्डियन हो, आज भी मौका मिलने पर गला फाड़ फाड़ के कर्नल चेस्टर की मौत का मातम मनाते हैं। 8 जून के बाद का ये खेल है। देखते हैं कल। वंदे मातरम।